तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर विंटर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो, प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था जो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में शुरुआत में दे रखे हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिए थे। आई होप आपने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे। आज हम वापस से थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आगे लेते हुए चलते हैं और देखते हैं। आज हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के भी डिफरेंट वाले, और फिर धीरे धीरे करके हम आगे इंपीरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, वहां तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल बच्चों मैंने आपको लास्ट जो टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ा था एवरेज एटॉमिक मास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जो आपने क्वेश्चंस किए होंगे उससे एक क्वेश्चन जो मैंने दिया था उससे आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे उसी टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़कर। तो कल मैंने देखो 2 चीजें पढ़ाई थी आपको, एक था आइसोबार और एक पढ़ाया था आइसोटोप्स। ये 2 चीजें पढ़ी थी, आइसोबार्स और आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स तो आपको याद हो ही गए होंगे मेरे हिसाब से। आइसोटोप्स कौन होते हैं? जिनका प्रोटॉन सेम होते हैं, मतलब जिनमें एटॉमिक नंबर सेम हो रहा है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। वेरएज आइसोबार कौन होते हैं? जिनमें एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अब आज हम पढ़ेंगे 2-3 स्पीशीज, और पहली स्पीशी पढ़ेंगे हम आइसोटोन्स। आइसोटोन्स। अब बच्चों, आइसोटोन्स होता क्या है? सिंपल सा है। आइसोटोन्स वो स्पीशीज होती हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसी स्पीशीज जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? आपके आइसोटोन्स होते हैं। वो क्या होते हैं बच्चों? आइसोटोन्स होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटम है O8 और 16, ठीक है। और एक है हमारे पास क्या? कार्बन का। कार्बन का एक आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, एक आइसोटोप होता है कार्बन का, C6 और 14। वैसे कार्बन का मास कितना होता है बच्चों? 12 होता है कार्बन का मास, आपने पढ़ा होगा। बट कार्बन का एक और आपका मतलब एक एलिमेंट होता है, कार्बन का एक और एटम होता है, ठीक है, जिसको रेडियो एक्टिव बोलते हैं, जो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। रेडियो एक्टिव मतलब जो डीके होता है, टूटता है, ठीक है। जैसे जो जिसका न्यूक्लियर फिजन होता है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो वो कौन होता है बच्चों? आपका वो होता है जिसका मास होता है 14। जैसे हाइड्रोजन के बताया था ना मैंने कल कि हाइड्रोजन का 1 भी एग्जिस्ट करता है, 2 भी एग्जिस्ट करता है, 3 भी एग्जिस्ट करता है। वैसे कार्बन का भी एक C14 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे C12 एग्जिस्ट करता है वैसे C14 भी एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ रही है? अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, तो मेरे को बताओ पहले वाले में प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने? मेरे को बताओ। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या था? A माइनस जेड, तो 16 माइनस 8 तो कितने हो गए? 8। और इसमें न्यूट्रॉन्स कितने बच्चों? 14 माइनस 6 कितने हो गए? 8। तो क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? आइसोटोन्स। ये दोनों क्या कहलाएंगे बच्चों? आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स वो स्पीशीज होती है बच्चों जिसमें सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं। समझ में आया बच्चों? चलो अब हम चलते हैं आगे। देखो, आइसोटोन्स बहुत इजी था मेरे हिसाब से, आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत लगी नहीं, और इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि जितना समझाना था उतना मैं आपको समझा चुका हूँ। अगला है बच्चों हमारे पास, वो है हमारे पास क्या बच्चों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है समझने की कोशिश करना। लेट अस से कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं आपका ऐसे एग्जाम्पल लेता हूं, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Ne, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। पहले तो बताता हूं, आइसो मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स था, वैसे इसका मतलब होगा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी वो स्पीशी होती है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी स्पीशीज हुई? वो स्पीशी जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। बात क्लियर है मेरी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज समझ में आई? वो स्पीशी जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलें आगे। तो समझो, बात समझने की कोशिश करो। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं हम सब में, ठीक है। पहले इसमें काउंट करते हैं। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 7, ठीक है। बट चार्ज कितना है इसके ऊपर? -3। -3 का मतलब क्या हुआ? इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किए, तभी तो माइनस का चार्ज आया होगा। तो 7 + 3 कितना हो गया? 10। इसमें कितने होंगे बच्चों? ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8।
-2 मतलब कितने एक्स्ट्रा गेन के होंगे 2, तो कितना हो गया 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन के होंगे 1, तो कितना हो गया 10। नियॉन का क्या होता है 10, कोई चार्ज नहीं है तो कुछ भी ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों याद करो 11, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने बचे 10। Mg का एटॉमिक नंबर 12, +2 मतलब 2 गए तो कितने बचे 10। Al का 13, +3 मतलब 3 गए तो कितना हो गया 10। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या हो गया बच्चों, वो स्पीशीज जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और मैंने आपको ये देखो सारी की सारी जो स्पीशीज है ये सब एक दूसरे की आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, क्योंकि सब में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंची, सही समझ में आया आपको? चले आगे, चलो अब हम चलते हैं आगे और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक और। जैसे मान लो मैंने एक लिया CO2 और एक ले लिया N2, क्या ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है क्या अगर एग्जाम में आए तो? देखो कार्बन का आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 6, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 8, ऑक्सीजन कितने हैं 2 तो कितने होंगे 16, तो कितने होंगे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स 22। नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 7, नाइट्रोजन कितने हैं 2 तो कितने हो गए 14, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 8 तो कितने हो गए बच्चों 22। तो जी हाँ ये एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? चले आगे, चलो अब बच्चों हम पढ़ते हैं मास परसेंटेज क्या होता है। अब अगर कहीं क्वेश्चन में मास परसेंटेज निकालने को आए तो कैसे निकालेंगे? ठीक है बच्चों, मास परसेंटेज, फिर हम कुछ मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस भी करेंगे। मास परसेंटेज, तो बच्चों अब देखते हैं मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज क्या होता है, देखो बहुत इजी सा है, बहुत इजी सा है बट समझने लायक चीज है। देखो मास परसेंटेज होता क्या, देखो अगर आपको कोई एक मॉलिक्यूल दे रखा है और उसमें एक एलिमेंट का अगर मास परसेंटेज निकालने की बात करें तो वो आपको मास परसेंटेज कहलाता है। कैसे, मैं बहुत ही एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपको एक मॉलिक्यूल दे रखा है CH4, अब आपसे पूछे कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CH4, मतलब CH4 में कार्बन का कितना परसेंटेज है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मास, तो कैसे होगा बच्चों याद रखो। तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है बच्चों 12, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, जिसका निकालना है ऊपर लिखो उसका, आउट ऑफ टोटल। क्या बोला मैंने, अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है कार्बन का तो आप क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। बात क्लियर है क्या बोलना चाह रहा हूं? आप परसेंटेज कैसे निकालते हो मेरे को बताओ। जैसे आपको साइंस की परसेंटेज निकालनी है तो साइंस के मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, ये तो करते हो। तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा, कार्बन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल कितना होगा, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और हाइड्रोजन कितने बच्चों 4, तो 12 + 4 कितना हो गया बच्चों 16, 16 इंटू 100। बात क्लियर है क्या हुआ, तो कितना हो गया बच्चों, काटो 3 4 75% हो गया। सिमिलरली बच्चों फटाफट अब आप अपनी कॉपी में निकालो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का मास कितना है मेरे को बताओ, एक का होता है 1 और हाइड्रोजन कितने 4, तो 4/16 इंटू 100 तो कितना हो गया बच्चों, काटा पीटी करो 1 4 25% हो गया, 25% हो गया। बहुत आसान है मास परसेंटेज निकालना। जिसका भी मास परसेंटेज निकालना है देखो एक तो एलिमेंटल वाइज निकलेगा, ऐसा नहीं कि H2O का मास परसेंटेज निकालो, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। H2O में हाइड्रोजन का मास परसेंटेज निकालो या H2O में ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालो, क्वेश्चन ऐसा आएगा। अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ H2O, तो आपको याद रखना है, अगर गलती से वैसे देगा नहीं बट अगर दे दिया तो आपको दोनों का इंडिविजुअली निकालना है। बात क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मास परसेंटेज में क्या करना है, ऊपर मास रखना है जिस भी एलिमेंट का निकाल रहे हो, डिवाइडेड बाय टोटल मास जिसका भी एग्जिस्ट करता है इनटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बच्चों, करें एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करते हैं बच्चों फटाफट।
अगला एग्जाम्पल, आपको यूरिया में हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है। अब आपके दिमाग में बात घूम रही होगी, सर यूरिया क्या होता है? तो बच्चों यूरिया क्या होता है, ध्यान से देखना, यूरिया होता है NH2CONH2, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने डिस्कवर किया था वो था यूरिया। तो NH2CONH2 ये होता है, निकाल लो। तो कौन कौन से एलिमेंटल एग्जिस्ट करते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, 4 एलिमेंट है, चारों का निकालते हैं फटाफट। पहले हम पूरे यूरिया का मास निकाल लेते हैं, पूरे यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, तो निकाल लो, कितना आसान है। देखो नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 1 और 1 2, 16, 16 और 12 28, 28 और 16 कितना हो गया 44, 44 और 14 58, और 58 और 2 60। क्या सही निकाला है मैंने? एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 14 2 16, 12 28, 16 44, 44 और 14 58 और 2 60। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास यूरिया का कितना हो गया बच्चों 60U। अब अपने अभियान पे चलते हैं। तो पहले परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन परसेंटेज किसका होगा, नाइट्रोजन का निकालना है। तो नाइट्रोजन कितने बताओ, एक और एक 2, तो हर एक नाइट्रोजन का 14 होता है। तो ऊपर आ गया 28, नीचे आ गया 60 × 100। सॉल्व आप कर लेना। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ कितना हो बच्चों, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 2 4, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 4 डिवाइडेड बाई 60 × 100 निकाल आप लेना। अब निकालते हैं कार्बन का। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा बच्चों, कार्बन कितना है 1, तो 12/60 × 100 निकाल आप लेना। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो कितना होगा, ऑक्सीजन कितने, एक का कितना होता है 16, तो 16/60 × 100 निकाल आप लेना। क्या आपको मास परसेंटेज वाली बातें समझ में आई? अगर आ गई तो लाइक करो यार, फिर रुक क्यों रहो। तो ये बहुत ही सिंपल सा है मास परसेंटेज, आई होप आपको समझ में आई होगी। एक घर पे आपको अपना मास परसेंटेज का क्वेश्चन तैयार करना है, मैं आपको दे देता हूं, घर पे सॉल्व करना। ठीक है, घर पे ही हो वैसे तो आप अभी भी, बट वीडियो खत्म होने बाद सॉल्व करना। क्वेश्चन है मास परसेंटेज निकालना आपका सबका, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का निकालना है। किसमें, इन H2SO4। तो किस किस का निकालना है, H का, S का और O का। यहां तक क्लियर है बच्चों? चले बच्चों आगे, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के, धड़ाधड़ क्वेश्चंस करेंगे। तो चले आगे, चलो ये सॉल्व कर लेना। तो मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बच्चों बाद में करते हैं। अभी मैं सोच रहा हूं कि पहले एक नया टॉपिक पढ़ा दूं, क्योंकि बच्चे बार 3 दिन से मोल कॉन्सेप्ट कर करके थोड़ा सा थक गए होंगे। थकना नहीं बेटा, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का नाम ही मोल कॉन्सेप्ट है, करना तो वो ही है आपको। ठीक है, चल, बट तब तक थोड़ा सा ऐसा टॉपिक देख लेते हैं। थोड़ा सा आज का वीडियो एंड होगा जब, तो आपको अच्छा तो लगे कम से कम, नहीं तो मोल कॉन्सेप्ट से आधे को तो समझ में, सच बताऊं, आता ही नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सब आ जाएगा समझ में, बस हम पे थोड़ा सा विश्वास रखो। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है बच्चों इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। देखो एग्जिस्ट, अगर एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है जिस भी फॉर्म में, वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल, वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। जैसे कि मान लो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया CO2। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया H2O, बहुत सिंपल। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया CH3COOH। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया C6H12O6। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, याद करो, C6H6। ये सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गए, मतलब मॉलिक्यूल इन एक्चुअल जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कितना सिंपल सा डेफिनेशन है। बट इंपीरिकल फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करना। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुना मेरी बात, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। इंपीरिकल फॉर्मूला जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, सुनना, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उनका सिंपल होल नंबर रेशियो होता है इंपीरिकल फॉर्मूला। क्या बोला मैंने, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं
उनका सिंपल होल नंबर रेशियो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। आई होप आपको मेरी बातें समझ में नहीं आई होंगी, बोर्ड पे देखो बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि मान लो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज तो देखो कॉमन आदमी बोलते हैं, जो हमारे जैसे होते हैं ना ठेठ राजस्थानी, वो बोलते हैं ग्लूकोज। वेरी गुड। तो ग्लूकोज है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद करो, C6H12O6। ये याद है बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। यहां पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन कौन से रेशियो में मेरे को बताओ, 6:12:6। ये तो क्या है बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां तक क्लियर है। अब क्या ये और सिंप्लीफाइड हो सकते हैं, और कट सकते हैं, और कट सकते हैं, जी हाँ कट सकते हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 60 टेबल में तीनों जा रहे हैं, तो क्या हो गया, CH2O। ये समझ में आया मैंने क्या करा, समझ में आया क्या हुआ, C1H2O1 ये लिख दिया। ऐसे फाइनली होल नंबर में सिंप्लीफाई करने के जो फॉर्मूला ऑब्टेन होगा आपको, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला, बात समझ में आई। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है, एक तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका सिंपल होल नंबर रेशियो से जो फॉर्मूला डेवलप होगा वो आगा आपका क्या, इंपीरिकल फॉर्मूला। बात समझ में आई, बात क्या मैंने क्या बोला, वो क्या होगा आपका इंपीरिकल फॉर्मूला। इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, बट ये काम कहाँ पे आएगा मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। बस अभी आपको क्या ध्यान रखना है, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो में आप एलिमेंट्स का जो फाइनल फॉर्मूला ऑब्टेन होगा, ठीक है, वो होगा आपका इंपीरिकल फॉर्मूला। अब मेरे को बताओ बच्चों, इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CO2 का, इसका क्या होगा, ध्यान से देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में रेशियो 1:2 है, क्या इससे नीचे जा सकता है, ये नहीं जा सकता, तो फाइनली इसका इंपीरिकल भी क्या होगा, CO2, और इसका मॉलिक्यूलर क्या होगा, CO2। बात समझ में आ रही है, क्यों सेम, दोनों सेम क्यों है, क्योंकि इससे नीचे कट ही नहीं सकता, ये इससे नीचे कट ही नहीं सकता, तो इसका मॉलिक्यूलर इंपीरिकल सेम होगा। क्या इसका देखो, क्या इसका भी ऐसा ही है, देखो 2:1, क्या ये और कट सकता है, नहीं, तो इसका भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। अब एक बार इस मॉलिक्यूल को देखो, ध्यान से देखो, बेंजीन को देखो फटाफट, तो क्या होगा, 6:6, क्या ये कट सकता है, जी हाँ कट सकता है, 1:1 में कट जाएगा ना बच्चों, 60 टेबल में दोनों ही जा रहे हैं, तो क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला ये हो गया क्या बच्चों, इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो गया बेंजीन का, CH, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का क्या होता है, C6H6। तो इंपीरिकल फॉर्मूला सेम हो भी सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, और नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा कि कितना कटर है। तो क्योंकि यहाँ पे कट सकता था तो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला CH आ गया, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, C6H6। सिमिलरली इसका इंपीरिकल फॉर्मूला CO2 है, और मॉलिक्यूलर भी क्या है बच्चों, CO2 है। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी। असली में इसकी थ्योरी व्योरी नहीं आती, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, फटाफट न्यूमेरिकल देखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम एक सिंपल न्यूमेरिकल से चालू करेंगे, नेक्स्ट क्लास आते आते हम कुछ न्यूमेरिकल में थोड़ी सी डिफिकल्टी लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, चलो। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं इस इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स। ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो तैयार रहना। पहले इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब समझ में आ गया, इंपीरिकल क्या होता है, मॉलिक्यूलर क्या होता है। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों क्या, कि द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बाय मास इज 75 and 25% रिस्पेक्टिवली। बोला गया कि जो कार्बन और हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसमें जो उनका परसेंटेज है, मास परसेंटेज जो है, मैं आपको बता चुका हूं बच्चों मास परसेंटेज क्या होता है, वो है 75% एंड 25% रिस्पेक्टिवली। और क्या बताया गया बच्चों कि जो मॉलिक्यूल असली में जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 16 है। मतलब जो मॉलिक्यूल है वो कितना है, 16 है। जो भी मॉलिक्यूल बन रहा है कार्बन हाइड्रोजन से मिलके, जो हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 16 है। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, इसका इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो निकाले बच्चों, चलो निकालते हैं। तो पहले एलिमेंट, सबसे अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल में क्या क्या स्पीशीज होंगी ध्यान रखना। पहले होगा एलिमेंट, सबसे पहले लिखेंगे आप एलिमेंट, फिर लिखोगे उसका कितना कितना परसेंटेज है, कितना कितना परसेंटेज है,
फिर उनका लिखेंगे उनका एटॉमिक मास कितना होता है एलिमेंट का, ठीक है। फिर ये हो गया मास इन ग्राम, ये हो गया मोलर मास, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, एन कितना हो जाएगा बच्चों, W अपॉन mm, ये हो गया W, ये हो गया आपका mm, तो ये हो गया W अपॉन mm, ठीक है। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं इन दोनों टेबल्स का क्या मतलब है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, अपन 3 से 4 सवाल कम से कम करेंगे। एंड फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप जब 3-4 सवाल कर लोगे, आपको ये क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में ऐसी टेबल बना के ही आनी है, ठीक है, ये ही करना है, 3 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें बच्चों। चलो पहले सिंपल क्वेश्चन लिया हमने। पहले आप जो जो एलिमेंट है उनके अल्फाबेट लिख लो, उनका सिंबल लिख लो, कार्बन और हाइड्रोजन। उसके बाद वो कितना कितना मास परसेंटेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये लिख लो कितना कितना एग्जिस्ट कर रहे हैं, 75 और 25। ये हो गया आपका मास इन ग्राम। इसका मतलब क्या है, देखो 75 और 25 का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 100 ग्राम सैंपल होगा, अगर बच्चों मेरे पास कितना ग्राम सैंपल होगा, 100 ग्राम सैंपल होगा, तो उसमें 75 ग्राम तो कार्बन होगा और 25 ग्राम क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन होगा। यही तो कह रहा है ये लाइन। 75 25 मतलब क्या होता है, ये तो होता है अगर मान लो आपकी अर्थ में या आपकी बॉडी में 70% वाटर है, इसका मतलब क्या, अगर आपके बॉडी में अगर 100 लीटर वाटर है तो उसमें 70 जो लीटर आपके बॉडी जो 100 लीटर, थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया, सॉरी, बट जैसे मान लो कि जो कुछ भी एग्जांपल ले लो कि अगर ये 100% टोटल है तो 75% ये होगा, 25% ये होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ बॉडी वाला गलत हो गया, बॉडी में पानी पानी। चलो यहाँ तक बात क्लियर है मेरी, चले आगे। तो इसको मैं मान लेता हूं कि ये कितना ग्राम है, 75 ग्राम और ये 25 ग्राम। अगर 100 ग्राम मेरे पास सैंपल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, सैंपल मतलब उस कार्बन और हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो। एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 12, हाइड्रोजन का इतना होता है 1, इतना सबको पता है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना, और वो क्या होता है बताओ, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। निकाल लिया, ध्यान से सुना मेरी बात। इनको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 6.25, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 25, ये होगा, ठीक। अब मेरी बात को प्लीज कान खोल के सुन लेना, इसके बाद नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, यहां तक आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे। अब जो आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे, इनमें से जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, ध्यान रखना, सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसको दोनों से डिवाइड करना है। वापस सुनना, इन दोनों में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उनको दोनों से डिवाइड करना है। पहले होता है इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 6.25, उसको डिवाइड करना है दोनों से। दोनों से मतलब 6.25 को फर्स्ट वाले से भी डिवाइड करना है और 6.25 को 25 वाले से भी करना है, सेकंड वाले से भी करना है। मेरी बात सुनना, मैंने क्या बोला, जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसमें जो सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसको दोनों से डिवाइड करना है, दोनों से डिवाइड करना है, दोनों मतलब इससे भी और इससे भी, ये आएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। बात क्लियर है, जो सबसे छोटे वाले से डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करना है आपको, एग्जैक्ट डिवाइड करना है, अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा इसमें, पूरा एग्जैक्ट डिवाइड करना है। अगर ये आंसर मान लो डेसिमल में आ रहा है, वैसे अभी तो अपना आया नहीं, अगले क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे आएगा, तो फिर हमें इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, अभी तो दोनों ही होल नंबर में है, तो इसको एज इट इज लिख लो 1 और 4। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं, यही काम की स्टेप है यहां से यहां जाने का। फिर तो ये तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, अभी तो ये होल नंबर में, तो उसको होल नंबर में रहने देना है। फाइनल आंसर आपका होल नंबर में आना चाहिए। तो मैंने क्या बोला वापस से, पहले आपने एलिमेंट लिया, मास परसेंटेज निकाला, एटॉमिक मास लिखा, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, मास इन ग्राम अपन मोलर मास, एंड उसके बाद इन दोनों में जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है उनको दोनों से डिवाइड करना है, और फाइनल जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर है। अब फाइनल आंसर आएगा मतलब क्या है, यहां कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है बच्चों और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, जब भी जो फाइनल आंसर आएगा ये आपको रेशो, होल नंबर रेशो दिखाएगा। होल नंबर रेशो मतलब क्या दिखाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला दिखाएगा। तो इससे आप क्या लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है बच्चों, इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है, इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है, CH4,
इंपीरिकल फॉर्मूला कितना है बच्चों, CH4, क्योंकि कार्बन है 1 और हाइड्रोजन है 4, तो इंपीरिकल फॉर्मूला कितना आ गया, CH4। क्वेश्चन में दूसरा पार्ट भी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्या आपको इंपीरिकल फॉर्मूला थोड़ा बहुत समझ में आया? सिर्फ 50% समझ में आना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट 50% तो नेक्स्ट वीडियो से आपको और क्लियर हो जाएगा। क्या इतना समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। बस इंपॉर्टेंट बात यहां से यहां ध्यान रखनी है कि इन दोनों में जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको दोनों से डिवाइड करना है। यहां तक मेरी बात समझ में आई आपको? चलो, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेरे को मैसेज पोस्ट करना। आई होप मैं आपको रिप्लाई करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा, और मैंने आपको सारी प्रॉब्लम्स आपकी मैंने क्या है सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाइमिंग आपके मैंने मेरे हिसाब से आपने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला वीडियो पहले ही देख चुके हो, तो आपके पास टाइमिंग की तो कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। ठीक है, आपके टाइमिंग पे आपके वीडियोस आ जाएंगे। बस आप क्या करना, अपने मोबाइल को और अपने डिवाइस के साथ कॉपी पेन के साथ बैठना और वीडियोस को टाइम के साथ ही देखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाद में देखने से कोई मतलब नहीं है, टाइम के साथ देखोगे तो अच्छा लगेगा प्रीमियर के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।